रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भुवन अपने दोस्त पंकज के कैबिन में गाना गाते हुए आता है। ओ तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया। अबे साले चुप हो जा। यहाँ तेरे घर वालों ने इंडियन आइडल चला रखा है क्या, जो इतनी बेसुरी आवाज में ऑडिशन दे रहा है? ऑफिस है ये, तेरा घर नहीं है। ये घर नहीं है पता है, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए ये गाना गा रहा हूँ। और मैंने सुना है आंटी तेरे लिए लड़की देख रही है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि तेरी शादी में ये वाला गाना जरूर चलाऊं। मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, बल्कि मेरी बीवी को बोलूंगा कि वो घोड़ी चढ़कर मेरे घर आए। पक्का ना? तुझे लड़की से ही शादी करनी है ना? एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि जो तू चाहता है वो एक लड़की तो नहीं करेगी। हाँ, अगर तू लड़के से शादी कर ले तो ये जरूर हो सकता है मेरे भाई। कोई नहीं बेटा, देखते जा, मेरी दुल्हन ना घोड़ी चढ़कर ही आएगी। पंकज इतना बोलकर अपने काम में लग जाता है। शाम को जब वो काम से घर लौटता है तो उसकी माँ कांता उसको 2-3 लड़कियों की फोटो दिखाते हुए बोलती है, पंकज बेटा देखना, तेरे लिए कितने लड़कियों के रिश्ते आए हैं, इनमें से देख तुझे कौन सी पसंद है, तभी तो बात आगे बढ़ाएं। माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है ना जिसका घर ना बारात लेकर मैं ना जाऊँ, बल्कि वो आए। वो मेरा मतलब है कि ना वो मेरी दुल्हन जो हो ना वो घोड़े पर बैठ कर आए, ना कि मैं घोड़ी पर जाऊँ। तू नशा वगैरह करने लग गया है क्या? पागल है? शादी में लड़के घोड़ी चढ़ते हैं, ना कि लड़कियाँ। चुपचाप इनमें से देखकर बता कि कौन सी लड़की तुझे पसंद है, उससे बात आगे बढ़ाऊं। बेचारा पंकज अपनी पसंद अपनी माँ को बताता है तो खुद ही डांट सुन लेता है, लेकिन वो अपनी माँ की दिखाई फोटोज में से एक प्रिया नाम की लड़की को पसंद कर लेता है। और कुछ दिनों बाद कांता अपने बेटे संग प्रिया के घर जाती है, जहाँ प्रिया की माँ शोभा उन सभी का स्वागत करती है और उनको चाय नाश्ता करवाती है। लेकिन लड़की की जगह माँ को चाय नाश्ता करवाते देख कांता बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली है, चाय नाश्ता भी आप लेकर आई हैं। ये तो हमेशा लड़कियां लाती हैं, अगर उनको लड़के वाले देखने आए हो तो। अरे बहन जी, मेरी बेटी को ये ऐसे ड्रामे पसंद नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। बाकी आप नाश्ता करो, प्रिया अभी आती ही होगी। कांता चाय का कप लेकर जैसे ही पीने लगती है, इतने में जींस टॉप में एक लड़की उसके सामने आती है, जिसे देखकर कांता बोलती है, ये कौन है बहन जी? अरे बहन जी, यही तो प्रिया है, फोटो भेजी तो थी, पहचाना नहीं आपने? अच्छा, मुझे लगा था लड़की सूट या साड़ी में आएगी, जीन्स में आएगी ये नहीं सोचा था। देखिए आंटी जी, लड़कियां लड़के वालों के सामने ड्रामा करती हैं संस्कारी बनने का, और उनकी झूठी छवि देखकर लड़के वाले हाँ कर देते हैं। बाद में वो लड़कियां घर में कलेश करवाती हैं। इसलिए मैंने सोचा था मैं जैसी हूँ वैसी ही सबके सामने आऊंगी। जिसको पसंद करना होगा कर लेगा, जिसको रिजेक्ट करना होगा वो भी कर देगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या सोच है आपकी। मुझे ना सच में आप बहुत पसंद आई हो। और तो और मैं तो यही चाहता था कि मेरी जो जीवन साथी हो ना वो एक ऐसी लड़की हो ना जो खुले विचारों वाली हो। लो बहन जी, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तो रिश्ता पक्का, मुंह मीठा कर लीजिए। इतना बोलकर शोभा कांता के मुंह में मिठाई डाल देती है और बिना कांता की मर्जी जाने रिश्ता पक्का होता देखकर कांता अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मेरे से तो पूछ लेते कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं। अब जब लड़के लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो कांता आगे बोलती ही क्या, अपने बेटे की पसंद को तो वो हाँ कर देती है और दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद अचानक ही कांता के घर शोभा और प्रिया आते हैं। अपने होने वाली बहू की शादी से पहले अपने ससुराल में देखकर कांता उससे बोलती है, अरे बहन जी, कोई काम था तो आप हमें बता देती, हम आ जाते। आप होने वाली बहू को शादी से पहले ही ससुराल ले आई। बहन जी, मैं या प्रिया ये नहीं मानते कि लड़कियों को शादी से पहले लड़के के घर नहीं जाना चाहिए। बाकी यहाँ हम आपसे एक जरूरी बात करने आए। बोलो प्रिया बेटा। देखिए होने वाली सासू माँ, मैंने हमेशा हर शादी में लड़के को घोड़ी पर चढ़कर आते हुए देखा है, लेकिन मेरा अरमान है कि अपनी शादी में मैं घोड़ी चढ़कर आऊँ, और जब मेरी बारात ससुराल आए तब मैं भी घोड़ी पर ही आऊँ। अरे लेकिन सच में? अरे वाह, क्या आइडिया है यार। मेरे सभी दोस्त ना मेरी शादी को याद रखेंगे कि मेरी ना दुल्हन जो है ना घोड़ी चढ़कर आई थी। अरे वाह, भुवन को कहा सच हो जाएगा, सोचा नहीं था। अरे लेकिन बहुएं घोड़ी पर नहीं आती हैं। माँ, कौन से जमाने में हो आप? आजकल ना सब होता है, आप चिंता मत करो। प्रिया जैसा चाहती है ना वैसे आ सकती है।
बेचारी कांता तो अपने बेटे से उसकी पसंद जानकर फंस ही गई थी। शादी तय होने के बाद से पंकज उसकी सुन ही नहीं रहा था। बेटे के मुंह में कांता ये भी मंजूर कर लेती है और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। दूल्हा बना पंकज बारात संग तैयार होता है, तभी उसका दोस्त भुवन आकर बोलता है, भाई तेरी घोड़ी तो आई नहीं, फिर कैसे जाएगा? घोड़ी पर मैं नहीं, कोई और आएगा। मैं तो कार में जाऊंगा मैरिज हॉल तक। चल, अब बारात निकालने का समय हो गया है। मेरी बहू घोड़ी पर ससुराल आएगी तो मोहल्ला क्या बोलेगा? हे भगवान। कांता बहुत ही टेंशन में अपने बेटे संग बारात लेकर हॉल में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू घूंघट में घोड़ी पर बैठे हॉल में आ रही है। सब दुल्हन को घोड़ी पर बैठे देखकर हैरान होते हैं। इतने में कांता की पड़ोसन कमला उसके पास आकर बोलती है, अरे कांता बहन, घर में बहू ही ला रही हो ना? ये तुम्हारी बहू ने शादी में एंट्री तो ऐसे ली है जैसे झांसी की रानी ने जंग में ली थी। तू कहे तो बहू से तलवार चलाकर तेरी एक कैंची जैसे जुबान कटवा दूं। कांता के मुंह से करारा जवाब सुनकर कमला की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर में शादी की रस्में शुरू होती हैं और सारी रस्मों के बाद कांता अपनी बहू को घोड़ी पर बैठकर ही घर लाती है। ससुराल पहुंची प्रिया का कांता स्वागत करती है और घर में अपनी बहू के आने के बाद वो उससे बोलती है, बहू तूने अब तक सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, पर अब जरा मेरी भी सुन लियो। पूरा मोहल्ला मेरा मजाक बना रहा है कि कांता की बहू घोड़ी चढ़कर ससुराल आई है। बता अब क्या जवाब दूं उनको? माँ जी, आज के समय में बोलने वाले लोगों को बोलने दो, क्योंकि कुछ देर वो बोलेंगे, फिर बाद में चुप हो जाएंगे। हाँ माँ, प्रिया जी सही कह रही है। बस तू तो चुप ही रह। और हाँ बहू, कल तेरी मुंह दिखाई है, तैयार होकर घूंघट करके आई हो सबके सामने। वहाँ मुझे तेरी मर्जी नहीं चाहिए और अपनी जुबान भी बंद रखियो। अगले दिन प्रिया की मुंह दिखाई थी। वो सभी के सामने अपनी सास के कहे मुताबिक घूंघट करके आती है, लेकिन कहते हैं ना, लोगों के मुंह बंद नहीं करवाए जा सकते। उसी तरह कमला भी मुंह दिखाई में बिना बोले नहीं रह पाती और सबके सामने प्रिया से बोलती है, अरे बहू, तू पैरों से चलकर क्यों आई है? मुझे तो लगा था कि तू घोड़ी पर चढ़कर आएगी। अब जो लड़की शादी के मंडप में और ससुराल घोड़ी चढ़कर आई हो, वो ऐसे नॉर्मल आई हो तो अचंबा तो होगा ही ना। कमला बहन, आपको हर बात से क्यों दिक्कत है? अरे मेरी बहू मेरे कहने पर आई थी घोड़ी पर। आखिर क्यों? लड़के ही घोड़ी चढ़ सकते हैं क्या? आजकल की लड़कियां कम है क्या? मेरी बहू की इच्छा थी घोड़ी पर आना और वो आ गई। हाँ हाँ कांता बहन, सही है। आज जिस बहू की तारीफ कर रही हो, कल को उसी की बुराई करोगी कि घोड़ी चढ़कर आई थी और गाड़ी में बैठकर सब ले गई। बस आंटी जी, मेरी सासू माँ के खिलाफ मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अरे हम सास बहू में आगे जो मर्जी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरी माँ ने ना मुझे दिखावे की इज्जत करना नहीं सिखाया। मुझे अपनी सास की इज्जत करनी आती है, इसलिए मैं उनसे कभी भी बहस नहीं करूँगी। हाँ हाँ, कहने की बात है। मेरे सामने इतनी जुबान खोल रही है तो सास के आगे भी तो खोलेगी ही। जो लड़की अपनी मर्जी के चलते रस्म बदल दे, दूल्हे की जगह घोड़ी से खुद आए, वो कुछ भी कर सकती है। बहू, हमने अभी भी घोड़ी वापस नहीं की है। चल जरा कमला को घोड़ी पर घुमा दे, बहुत घोड़ी घोड़ी कर रही है। सही कहा माँ जी। चलो कमला आंटी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना घोड़ी पर, मैं जा रही हूँ अपने घर। कमला, जो अब तक कांता की बहू के घोड़ी पर आने की बात का बतंगड़ बना रही थी, जब खुद के घोड़ी पर बैठने की बात सुनती है तो दुम दबाकर भाग जाती है। साथ ही प्रिया भी कांता से अपनी जुबान खोलने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि कांता के मना करने के बाद उसने कमला को सुनाया, लेकिन कांता अपनी बहू से इस बात को लेकर गुस्सा नहीं होती। साथ ही अब अपनी बहू की नई सोच के साथ खुद को बदलने की कोशिश करती है। भावना अपने ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर घूमकर रसोई में अपनी बहू कविता के पास जाकर कहती है, बहू आज क्या बना रही है बेटा? कुछ नहीं माँ जी, पोहा बना रही हूँ। ठीक है, सुन बहू, पोहा बनाकर जरा एक कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी माँ जी, चाय दो इनको, खुद तो कुछ करना नहीं है, बस ये 4 टांगे लेकर सारा दिन पूरा घर नापती रहती हैं और मुझे कहीं आराम नहीं लेने देती। क्या हुआ बहू, परेशानी है क्या कोई? नहीं तो माँ जी, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप हॉल में चलो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर भावना रसोई से बाहर हॉल में चली जाती है। भावना के दोनों पैर बेजान थे, इसीलिए वो इधर उधर जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लिया करती थी। उसकी बहू कविता अपनी
अपनी सास के मुंह पर तो बड़ी मीठी बनती, पर अंदर ही अंदर वो अपनी सास को 4 टांगों पर देखकर खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद कविता सोफे पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर भावना आकर कहती है, बहू सारा काम हो गया घर का? जी माँ जी, क्या हो गया बताइए। बेटा काम हो गया तो जरा मुझे नहला दे और मेरे बाल भी धो दे। जी माँ जी। बहू 2 दिन से सर नहीं धोया, गर्मी भी बहुत है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सारे बाल झड़ जाएं। चला जाता नहीं है, काम सारे मैं कर करके दूं और बाल झड़ने का फिक्र इन्हें सता रहा है। क्या हुआ बहू, तू बात बात पर क्या सोचने लग जाती है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं क्या कहूँगी। वैसे लोगों के पास तो 2 टांगे होती हैं, लेकिन आपके पास तो 4 टांगे हैं। वो कैसे बहू? 2 तो ये जो किसी काम के नहीं है और बाकी की 2 आपके ये व्हील चेयर के व्हील। कुल मिला के कितनी हुई? 4। बहू तू मजाक कर रही है या मुझे ताने दे रही है? माँ जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो समझ लो। अरे मेरा मतलब था यूं ही कहा सच में। चलो मैं आपको नहला धुला कर सोना बाबू बनाती हूँ। कविता की बातें भावना को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। कुछ देर में कविता अपनी सास को नहलाकर अच्छे से रेडी कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे अपनी सास के लिए कविता के दिल में विष बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक रात जब डिनर के समय कविता अपने पति अनिल के साथ कमरे में बैठी होती है, तभी अनिल उसे कहता है, क्या हुआ कविता, ऐसा गंदा सा मुंह क्यों बना रखा है? यार मुझे नहीं पता था, शादी के बाद ना मैं इस घर की बहुरानी नहीं बल्कि नौकरानी बन जाऊंगी, सास को संभालने वाली आया बन जाऊंगी। हुआ क्या है वो तो बता दो। अरे होना क्या है अनिल, तुम्हारी माँ खुद तो 4 टांगों पे सवार होकर सारा घर घूमती है और मैं पागलों की तरह घर का काम करूँ, बाहर का काम करूँ, सास का काम करूँ। अरे मेरी जिंदगी में आराम नहीं है क्या? मुझे लगा था घर पर नौकर होंगे, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर तो मैं ही नौकर बन जाऊंगी। कविता कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ है और सेवा करने से पुण्य मिलता है, शान घट नहीं जाती इंसान की। एक काम करो ना, एक व्हील चेयर मुझे भी ला कर दे दो, मैं भी 4 टांगों वाली हो जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओहो गुस्सा मत करो, जाओ फ्रिज में से आइसक्रीम ले आओ, तुम्हारी फेवरेट वाली लेकर आया हूँ, जाओ जाओ जल्दी। अनिल के कहने पर कविता रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर आइसक्रीम तलाशने लगती है। तभी उसे स्लैब पर एक कटोरी आइसक्रीम से सनी हुई नजर आती है और आइसक्रीम का खाली रैपर स्लैब पर पड़ा होता है। ये देखकर वो खुद से कहती है, कितने बेकार हैं ये, आइसक्रीम खा पी कर मुझे आइसक्रीम खाने को कह रहे हैं, अभी कमरे में जाकर सीधा करती हूँ इन्हें। इतना कहकर कविता गुस्से में वो कटोरी हाथ में लिए हुए कमरे में आकर कहती है कि क्या मजाक है अनिल, आइसक्रीम लाए भी और खा भी ली और फिर मेरे मजे ले रहे हो कि मैं जाकर आइसक्रीम खाऊं? पागल नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? अरे नहीं यार, तुम्हारी कसम मैंने नहीं खाई। तो क्या तुम्हारी माँ खा गई अपनी 2 टांगों पर चलकर? क्योंकि जब तक उन्हें व्हील चेयर पर नहीं बिठा दूंगी उनका तो रसोई में जाना पॉसिबल नहीं है। हद है यार, पहले ही मूड खराब था, तुमने और गुड़ गोबर कर दिया, सो जाओ चुपचाप। अनिल को सुनाने के बाद कविता आराम से सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक शाम जब कविता मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो देखती है कि भावना आराम से मैगी खा रही है। ये देखकर कविता कहती है, माँ जी ये सब क्या है, आपको मैगी किसने बना के दी? वो बहू वो पड़ोस वाली कमला आई थी, वही बनाकर दे गई, मुझे भूख लग रही थी ना। पर कमला आंटी तो अपनी बेटी के घर गई है ना, उनकी बेटी को बेटा हुआ है। अरे आ गई है बेटा, अब मैं तो बना नहीं सकती ना, नहीं तो मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, अब क्या करूँ मैं भी। तभी तो हमने आपको 4 टांगे दी है माँ जी, ताकि आप हमारा खून पी सके, मतलब अपनी इच्छा को पूरा कर सके। वैसे बहू तू आ गई तो जरा फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी दे दे, मैगी के साथ मस्त लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये 4 टांगों वाली सास ही देनी थी? मुझे 1 गिलास पानी देने की जगह मुझसे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मांग रही है। भावना के कहे अनुसार कविता उसे ड्रिंक और चिप्स दे देती है और वापस से घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और भावना की डिमांड अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक शाम कमला की बहू नीरा कविता के घर आती है और उसे देखकर कविता कहती है,
अरे नीरा, क्या हुआ आज अचानक कैसे? अरे क्या बताऊं, मेरी सासू माँ आ गई हैं और कल मैं मार्केट से सब्जियां लेकर नहीं आई थी और सासू माँ अभी आई हैं मेरी ननद के घर से और वो बिना अदरक की चाय नहीं पीती, तो अदरक दे दो। ये क्या कह रही हो? कमला आंटी तो पिछले हफ्ते ही आ गई थी ना, और वो घर भी आई थी माँ जी से मिलने। नहीं तो माँ जी तो आज ही आई हैं, मेरे पति लेकर आए हैं उन्हें, जल्दी दो ना अदरक। नीरा की बात सुनकर कविता नीरा को अदरक देती है और नीरा वहाँ से चली जाती है और कविता खुद से कहती है, अगर कमला आंटी उस दिन घर नहीं आई तो माँ जी को मैगी किसने बना कर दी? क्योंकि अपनी 4 टांगों पर बैठकर तो माँ जी मैगी बना नहीं सकती। कुछ तो बात है इन 4 टांगों में छुपी, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर कविता अपने मन में एक प्लान बनाती है और बीमार होने का नाटक करती है और खाना तक नहीं बनाती और सिर्फ अपने कमरे में सोने का नाटक करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे रसोई में बर्तन की आवाज आती है और वो दबे पांव जाकर देखती है तो भावना आराम से अपने 2 पैरों पर खड़ी रसोई में मजे से पास्ता बना रही थी। तभी कविता को देखकर भावना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और कविता कहती है, ये सब क्या है माँ जी? आप अच्छे से चल फिर सकती हैं, सब काम कर सकती हैं, फिर ये ड्रामा क्यों किया आपने? इन 4 टांगों का सहारा क्यों लिया आपने? जबकि आपकी तो 2 टांगे ही 200 की रफ्तार से भागती हैं। बहू मैं हमेशा ही बहुत आलसी थी, मुझे काम करना जरा भी पसंद नहीं था, जिस वजह से मैंने ये 4 टांगों का ड्रामा किया। पर अब तो मेरा सच सामने आ गया है, मुझे माफ कर दे बहू। माफी तो तब दूंगी जब आप अनिल को भी अपने मुंह से अपना सारा सच बताएंगी। कविता की बात सुनकर शाम को अनिल के घर आने पर भावना उसे सारा सच बताती है और माफी मांगती है। कविता और अनिल दोनों भावना को माफ कर देते हैं, जिसके बाद भावना अपना सारा आलस छोड़कर कविता के साथ मिलकर घर संभालने में उसकी मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।